बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सैफ चांडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ चांडी टीवी। अगर आप न्यूज़, इंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री, एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी वीडियो भी आप देख सकें। आज की वीडियो पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ द मोला जट के राइटर नासिर अदीब के हवाले से है। नासिर अदीब को द लेजेंड ऑफ द मोला जट के बाद भारत से भी फिल्में ऑफर हुई हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से मुल्तान में टी हाउस में बज़्म अहबाब के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में उनके फ़न के हवाले से गुफ्तगू की गई। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप देख सकें कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के शायर, कहानी नवीस, नगमा निगार, फिल्म साज, हदायतकार ने इस तकरीब में अपने फ़न के हवाले से क्या कहा। इस तकरीब को फयाज अवान ने बड़ी खूबसूरती से सजाया। इस ज़मीन की, इस धरती की जो मीठी जुबान है, शीरीन जुबान है सराइकी, उसमें दो शेर की खिदमत में पेश करके सब आपको मैं खुश आमदीद कहना चाहूंगा कि पढ़ा बिस्मिल्लाह ते सुभान अल्लाह, पढ़ा बिस्मिल्लाह ते सुभान अल्लाह, लख शुक्र करा तुसा आ गए हो, तुहारी दीद थई सारी ईद थई, कुर्बान हो जाना तुसा आ गए हो, और तशरीफ रखो सिख दाढ़ी है हथ पेट चुमा तुसा आ गए हो, होया मैं मस्कीन ते रब राजी, खैरात में ना तुसा आ गए हो। और स्क्रिप्ट राइटिंग में होता है, इसी तरह मुल्तान की तकरीबात में बज़्म अहबाब को भी अल्लाह ताला ने इसी इज्जत से नवाजा है। बज़्म अहबाब इस बात की बिला शुक्र मेरे मुस्तहिक है कि उन्हें मुबारकबाद दी जाए कि उन्होंने ये महफिल सजाई है। इससे अच्छी खूबसूरत महफिल मुल्तान में नासिर अदीब साहब के हक में कहीं नहीं सजाई जा सकती थी। तो सबसे पहले तो इनका ये बहुत बड़ा कारोबार है। नासिर अदीब साहब के चंद जुमलों के लिए बुलाया गया, ये मेरी खुशी है, लेकिन चाहता तो बहुत कुछ हूं, टाइम की किल्लत की वजह से जो भी इजहार होगा वो करूंगा। नासिर अदीब साहब एक तारीख का बहादुर फैज़ गंजूर वाला इस्लाम जनाब नासिर अदीब साहब हमारे पाकिस्तान का फख्र, हमारे पंजाब की मान, हमारे पंजाब का मान नासिर अदीब, जिसका जो थिंक टैंक है, राना साहब हैं, कप्तान साहब हैं, सिद्धार्थ जामिया हैं, लेकिन मैं फिर भी बज़्म अहबाब को हमेशा वन मैन आर्मी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बागदौड़ फयाज़ करते हैं, जिस तरह से वो राब्ते करते हैं और तकरीब को कामयाब करते हैं, तो ये का खासा उनके लिए जानने जरूरी है। हमारी बज़्म की तरफ से इस तकरीब के लिए उन्होंने वक्त निकाला, मैं शुक्रगुजार हूँ, और खासतौर पर मीर्जा यासीन बेग साहब का। जब फयाज अवान, जैसे कि नासिर भाई कह रहे थे, नासिर शेख साहब कह रहे थे, फयाज अवान साहब का हुक्म मिला के मैंने आकर आपसे पूछे बगैर आपका नाम दे दिया है, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि इतनी बड़ी शख्सियत और फिर उसने इतने बड़े बड़े नामों में मुझे शामिल किया है। ये कोई इंतसारी से मैं काम नहीं ले रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तो मैंने फिर कोशिश की कि कुछ पढ़ना शुरू करूँ नासिर अदीब साहब के बारे में। जब लेजेंड आप मौलाना के लिए मुआवजे की बात हुई बिलाल निशारी साहब से, तो उन्होंने नासिर साहब से पूछा कि नासिर साहब कितने पैसे आपको दे रहे। इस दरवेश और मलाल आदमी ने कहा कि ऐसा करो 10 लाख मिल, ये मैंने पढ़ा है। अब फर्ज करें जब ये जो स्टेज आर्टिस्ट है नरगिस, उन्होंने कहा कि अब आज से कुछ 30 साल बाद या 50 साल बाद अखबार आप फीचर लिखें, खबरें लगाएं, टीवी वाले जो इसके प्रोग्राम करें कि जी मशहूर जो आर्टिस्ट है नरगिस जी वो फलां अस्पताल में एड़ियां रगड़ रही हैं, कसम कुश्ती के आलम में है, हुकूमत पूछ नहीं रही, जैसे आज अफजाल अहमद साहब रोम का एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़या है। तो
अब जो नरगस है जिसके पीछे अब यानी लोग गाड़ियां भी अपनी बेच देते हैं सारा कुछ, तो ये क्यों इस तरह की प्लानिंग नहीं करते, इस तरह अपनी शख्सियत के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में ऐसा सोचते क्यों नहीं? तो नासिर अजीज साहब इस हवाले से बड़ी ही कंपोज और खुशकिस्मत शख्सियत है। उन्होंने ना सिर्फ नाम कमाया, हम में से हर बंदा शोहरत के लिए कोशिश करता है लेकिन मानते नहीं। तो नासिर अजीज साहब तो मानते हैं कि मैं फिल्म राइटर इसलिए बना कि मैं चाहता था मेरा भी एडिशन करते, मेरे भी नाम हो, मेरे बारे में भी बात हो। तो वो तो बरमला मानते हैं और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। और यही वजह है कि आज इनके जो बच्चे हैं, इनका एक बड़ा बेटा जो है वो कमर्शियल बैंक का पाकिस्तान का कंट्री हेड है, एक इनका बेटा जो है वो अमेरिका का सिटीजन है और वहां पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, एक बेटा इनका कनाडा की मल्टीनेशनल कंपनी का हेड है और बेटी जो है वो भी इनकी शोबिस में है। और ये कहते हैं कि मैंने जिस तरह अपने बच्चों के लाड लड़ाए हैं और जिस तरह उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, और इसी तरह वो बच्चे भी इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तो ये इनकी एक शख्सियत की बात थी, बाकी बातें बहुत शुक्रिया। मैं तो पिछले मकतब हूँ, अभी इनके सामने मुझे बुला लिया गया कि मैं इनके बारे नासिर अदीब साहब के बारे में पूछता हूँ। ये खुशगवार हैरत भी है, मुझे खुशी भी है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बहुत इज्जत का मुकाम है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ। कि जो लोग मातहत होते हैं, जो लोग नीचे होते हैं, दबे होते हैं, तो वो एक्शन को देख के खुश होते हैं। इसका मैं एक आई विटनेस हूँ कि हम फिल्में चलाते थे तो हमने एक फिल्म लगाई शोले, जिससे राइटर नासिर अदीब साहब। वो फिल्म बहुत रश था हॉल में, तो मैं भी जाके बैठ गया फिल्म देखने। तो उसमें एक लाइन में जब सुल्तान रही इलियास कश्मीरी साहब के खिलाफ एक्शन करता था तो 5-10 लोग उसको बड़ी पड़के लगाते थे। तो मैं उसमें बड़ा तंग हो रहा था, ये लोग फिल्म को खराब कर रहे हैं। जब फिल्म खत्म हुई तो मैंने उन लोगों को बुलाया, वो देहात के रहने वाले थे। मैंने कहा तुमने ये क्या किया? वो कहने लगे सही जिन्हें सारा जगीरदार सब मरे थे, सब बिल्कुल इसका खराब करें, ऐसा नहीं बोल सकते। जो सुल्तान रही जगीरदार मरा गए, सब खुश नहीं होया। क्या मेरे खुदा, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत और जितनी शान के साथ मेरी पजीराई हुई और जितनी आप लोगों ने मेरी इज्जत दी, या अल्लाह मैं अपने आप को इस इज्जत के काबिल नहीं पाता, तो मुझे इतना ही इज्जतदार कर दे। मुकर्ररीन ने जितना मुझे बड़ा राइटर माना, जितना बड़ा राइटर कहा गया, वह खुदा इतना बड़ा राइटर भी मैं नहीं हूं। अल्लाह मुझे उतना ही बड़ा राइटर बना है। मैं आप लोगों के साथ अगर मैं अपनी दास्तान सुनाना शुरू करूंगा तो सारी रात गुजर जाएगी। इसका बीज लगाने वाला कौन था? इसके पौधे को पानी किसने दिया? इसको कितनी देर तक संभाला? कब ये खिला, कब ये कली थी, फिर ये फूल बना और मैंने इसे तोड़ दिया। उसको तोड़ने से गरज होती है, वो फूल कैसे बना उसको गरज नहीं होती। बज़्म आज़ाद का ये क्रेडिट है कि ये फूल को देखकर उसकी जड़ों को तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा इतना मिला। आप ये सुनकर हैरान हो गए कि मैंने ये जो लेजेंड ऑफ मौला कहते हैं, ये मेरी 414वीं फिल्म है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली फिल्म से लेकर वैशी जट से लेकर लेजेंड ऑफ मौला जट तक बखुदा मैंने किसी भी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मैं इतने पैसे दूं। जब भी प्रोड्यूसर ने मेरे से पूछा कितने पैसे लोगे, तो मैं उनसे कहता हूं जितने आप देंगे मैं दे दूं। इतना बता सकता हूं कि आखिरी फिल्म मैंने सखी बादशाह मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा था, उसका मुझे 1,80,000 रुपया प्रोड्यूसर ने दिया था। वो भी मैंने मांगा नहीं था। उसके बाद तो मुझे तो मैंने लिखी नहीं, आप लोग ले रहे, मुझे नहीं पता जो आप ले लेंगे मैं ले लूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे 15 लाख रुपए दे दिया। मैंने कहा ये भी ठीक। मेरे से एक दिन मेरी बीवी ने पूछा
کیا آپ نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ میں پیسے نہیں مانگتا؟ وہ خلیل الرحمان کمر ہے وہ اتنے لاکھ لیتا ہے، فلاں اتنے لاکھ لیتا ہے، ہوتا ہے نا پیڑھیوں کو گزارا. تو آپ کا کوئی یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کو جو دیتا آپ لے لیتے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں کہتے مجھے اتنا پیسے دو؟ میں نے کہا ایک سوال پوچھو، صحیح جواب کسی پوچھو. میں نے کہا اگر تم سے کہو کوئی کہے کہ مجھے ناصر دیب اپنا خامن میرے ہاتھ بیچ دو، کتنے پیسے دو؟ اور یہ جو ڈائلاگ میں نے لکھا مولانا ہمارے تو مولا نہیں مر گا، یہ واحد ڈائلاگ ہے جس کے لیے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ دم آ گیا کیونکہ میں مولا علی کا عاشق ہوں. میری فلم میں سلطان علی لڑتا ہے، بخدا اس کے اندر علی ہوتا ہے. میری ہر کہانی کا آغاز کربلا سے ہوتا ہے. دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلے سوموں کے ساتھ سکینہ چمکی، گھوڑا اس لیے نہیں جا رہا تھا تو کہا بیٹا ہٹ جاؤ، گھوڑا نہیں چلے گا. کہتے نہیں بابا آپ نہیں جائیں گے. کہتا بیٹا میں آ جاؤں گا. کہتی عباس چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے، وہ نہیں آئے آپ بھی نہیں آئیں گے. باقیہ کربلا کو میں نے کس چیز سے لیا؟ ایک حدیث قدسی سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ظلم جہاں بھی دیکھو ہاتھ سے روکو. یہ سب سے مضبوط ایمان کی دلیل ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، یہ دوسرے درجہ کی ایمان ہے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو کم از کم برا سمجھو، وہاں سے چلے جاؤ. یہ ایمان کی آخری سٹیج ہے. ظلم ہوا، ظلم کو ہاتھ سے روکا. بدماشی ہوئی، بدماشی کو ہاتھ سے روکا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مکالمے کہاں سے آتے ہیں؟ خدا میں اپنے پاس سے نہیں لکھتا. زواد روشنی میرے ساتھ ایک مہینہ گزارا ہے، شاید اسے سمجھ آ گئی تو میں نے کہاں سے لکھا. میں تو خالی صفحہ اور قلم لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں، وہ عطا کرتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں. وہ کوئی میسیجر بن جاتی ہے، کوئی مولاجت بن جاتی ہے، کوئی تالا پروٹ بن جاتی ہے، کوئی کچھ بن جاتی ہے. جب آفٹر 37 ایئر 2016 میں مجھے بلال اشاری نے کہا کہ میں مولاجت بنانا چاہتا ہوں تو میں پریشان ہوں. میں نے کہا یار مولاجت کیوں بنانا چاہتا ہوں؟ میں اسے تو نہیں لکھوانا چاہتا، نہیں میں ان کرداروں کو لے کر نہیں کہانی لکھوانا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں فلم بناتے لیکن بنانی وہی ہے. اب 15 لاکھ روپیہ اس نے دے دیا، میں نے سائن کر لی. اب جو بھی مجھے ملے جس کو میں نے بتایا اس نے کہا تم اپنی عزت داؤ پہ لگانے لگے ہو. کہاں وہ مولا کہتا ہے کہاں تم اگر تم یہ مولا جٹ لکھو گے تو یقین کرو اس کا وہ اثر ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ مولا جٹ بھی تم نے نہیں لکھی، کیونکہ اس سے اچھے آگے تم نہیں جا سکتے. ایک نے سمجھایا، دوسرے نے سمجھایا، تیسرے نے سمجھایا. کچھ ایک مہینے بعد میں پریشان ہو گیا. اب 5 لاکھ روپیہ ایڈوانس بھی ہوا تھا، وہ اس میں سے 2-3 لاکھ خرچ بھی ہو گئے تھے. وہ واپس کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا اور وہ لوگوں کی باتیں بھی تھیں اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں باقی عزت نہ چلی جائے. بہت پریشان ہوا. رات کا ٹائم تھا تو میرے اندر سے ایک سوال آیا. میرے ذریعے بھی میرے سے سوال کیا، ناصر دیب صاحب بڑے پریشان ہیں کہ آپ یہ فلم نہیں لکھ سکتے، یہ بتاؤ تم نے اپنے پاس سے فلم لکھی کون سی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں محاورہ ہو نہ ہر گرمے کی چٹنی کی جو بات میں وہ مشہور ہونے کی بات تھی. مشہور ہونے کی بات یہ تھی میں ایک ایسے خاندان کا بچہ ہوں کہ جب میں نے ہوش سنبھالی مجھے وہ وقت کی یاد ہے جب میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یادداشت مجھے بہت اچھی دی ہے. ابھی یہ اپنا انہوں نے 75 سال عمر بتا دی. حالانکہ میں جب بھی انٹرویو دیتا ہوں تو میں کیمرہ مین کو بتاتا ہوں کہ پہلے میری عمر میرے سے پوچھو. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے. میں نے کہا کتنی ہے؟
कोई कहता 50, कोई कहता 60। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, पहले मेरी उम्र के बारे में पूछो और यकीन करके इतनी है। मैंने कहा मेरी उम्र है 18 साल। और मुल्तान वालों आप भी सुन लो तो मेरी उम्र 18 साल। ये वो दौर था जब मैं 4 रुपए मन दूध बिकाता था। रुपया होता था, उसमें 16 आने के थे, आने में 4 पैसे होते थे, पैसे में कमाइयाँ नहीं होती। तो वो चांदी के रुपये थे जो मेरी माँ घड़े में डाल देती थी, जिसमें गंदम होती थी, उसमें हाथ डालना, 1 रुपया निकालना, वो 1 महीना क्या 2 महीने 3 महीने को रुपया खत्म नहीं होता था। तो एक लाखपति आदमी था, 2000 साल में इंटरचेंज जो आपने सुना होगा, तो वो लाखपति था, उसका नाम था अमीर साहनी। तो मुझे शौक हुआ कि वो आदमी देखे लाखपति कैसे होते हैं। तो मैं पैदल स्कूल जाने के लिए सालन चला गया, 8-9 साल के उम्र। वहां मैंने पूछा एक आदमी से कि जी मैंने अमीर साहनी को मिलना है जो लाखपति है। उसने जवाब दिया उन्होंने मरे थे 4 साल 4 महीने हो गए। अच्छा, मैंने तो उसके घर देखा, उन्होंने उसका घर दिखाया। घर पक्का था, हमारे घर कच्चे थे। हमारा घर 1 मंजिल का था, कच्चे कोठे थे, वो पक्का घर था। 2 मंजिलें के सामने छज्जे भी थे। उसके 2 बेटे भी मुझे नजर आए। तो मैंने देखा तो सबसे पहले जो मेरे ध्यान में सोच है उन बेटों को देखकर, मैं कहने अभी 2 ही लगता है, 2 ही आदमी इससे कुछ अजीब वाले वो तो बचते भी। वो जब मैंने मौला जब लिखी तो वो फिर शुद्धात आया। मैंने उस सोच का जो 9 साल की उम्र में था, मैंने लिखा वाह रब्बा लगता भी 2 सिर भी 1 ते बाह भी 2। भाई इतने आम पिंडे तो जरूरत आई नहीं सकती जी यूं भी ना नाटक करा सके। बहुत अच्छे। तो वो वापस आया, मैं अपने चाचा से कहा, मैं क्या चाचा अमीर साहनी मर गया लाखपति कहना उन्हें पाकिस्तान बनाया सी। मैं को अखबार च ना नहीं है, कहता अखबार पुत्र ना उन्होंने का आंदा है जिन्हों के कम नस्लों को मुतासर कर। मैं क्या चाचा मैं नस्ल को मुतासर करा। तो उन्हें मैंने कहना जा मैं जाके पहले रोटी खा के आ, तेन भुख लगी पुत्र तेरी रोट ठीक नहीं है। अगर बना रहे तो आप मेरा नाम दे रहे तो तुम्हें यूं देकर कहा क्यों तू रियाज शायद है कि मैं तेरा नाम दे। मैं नहीं, मैं तो नासिर अदीब हूँ। कहता थले चला जा, दोबारा आएगा तो मैं उसको थले छोड़ देगा। अगर दूसरी मतलब पर मैंने केस किया, वो केस में जीता। उसने मेरा टाइटल भी दिया, उसका नाम अल आशका था और 4000 रुपया भी दिया, सुलह भी की, वो पाकिस्तान। मैंने कहा यही अच्छा काम है, फिल्म इंडस्ट्री में चलेगा। मैं कबल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जाने के चक्कर में कलर को हो गया 188 रुपये का, और मेरा सफर शुरू हो गया स्टूडियो में आना जाना, ये वो फलाना। तो इकबाल कश्मीरी साहब को कहानी सुनाई। इकबाल कश्मीरी साहब ने थोड़ी सी कहानी शुरू कर ली, कहानी तो खत्म हो गई। मैंने कहा जी क्यों? कहता जहां पंजाबी फिल्म खत्म होती है वहां से तुमने फिल्म शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो मेरा नया अंदाज है। कहता चल रहा तेरा नया अंदाज ऐदो तू मैं रेड़े आया तो सुन हीरो से अटैक किया, प्यो को कतल किया, उधरों बंदा दोस्त नस गया, उन्हें क्या तेरे प्यो को मलका ने कतल कर देते। वो बड़ा जुमला सही लिखा क्योंकि कतल से होंगे रोजना, प्यो भी होंगे जिन्होंने जम के साडा दुश्मन बनना है। कहते उसके बाद आया फाइट हुई, उन्होंने पुत्र मारने का बैर खत्म हो गया। मैं क्या साहब जी तुम अगे सुनोगे तो गल करेंगे। उन्होंने मैं पंजाबी काफी बड़ी सारी गैर मुहजब की गाल कटी और मैंने क्या मेरे दफ्तर से बाहर चला जा, तेन किन्ने कह दिता कि तू राइटर है। मैं बाहर निकलिया, मैं कॉरिडोर च आ रहा था। ये 7 साल के सफर तो बाद की मैं गल कर रहा। एक आस लगी सी ते मैं एक बंदे नाल टकराया, मैं देखा तो मोहम्मद अली साहब सन। उन्होंने मेरे देख के क्या अरे मुन्ना तुम रो रहे हो? तो उस वेले मैं पता लगा मैं रो रहा। उन्हें जिस इन्ने प्यार नाल पूछा, मेरी हिचकी मर गई। उन्हें मैं सीना ला लिया, पिछे जेबा भाभी, उस पीछे एक बंदा सी जिसे एनकल आई सी,
وہ بھی منگائی سی وہ میں اندر رہ گیا اپنے کمرے چڑھ گیا میں کہتے ہیں کیا کر میں ساری گل سنائی کہتے ہاں وہ سور ایسے ہی ہے ان کی کہتے ہیں کسی سور کہتے تھے پیار میں وہ جو ایسے والا بندہ سی انہوں نے مجھے یار میری کہانی بھی سنا کہ استاد نے سنی ہے تو کہہ دیتا ہے استاد ہے بڑا سمجھدار آدمی ایویں تو نہیں جانا میں کہی تھی کہ میں سارے گھنٹہ لا کے کہانی سنی جب میں نے انٹرول کیا تو اٹھا آدمی جو اینک والا تھا اسے سگریٹ بتائیں گیس پہ اور کہنے لگا کہ آغا صاحب محمد علی صاحب سے بولا کہ صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا یہ رائٹر کب بنے گا لیکن جس دن بھی یہ رائٹر بن گیا سارے رائٹر گھر بیٹھ گئے بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کی ہمیں اہل ملتان آپ پر فخر ہے اور دو منٹ تشریف رکھیں گے دو منٹ کے لیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ ڈاکومنٹریز، نیوز، انٹرٹینمنٹ، ایکسرسائز کے حوالے سے خوبصورت ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیں میرے چینل سیف چانڈیو ٹی وی کے ساتھ. جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں. امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یوٹیوب چینل سیف چانڈیو ٹی وی دیکھنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست و احباب کو، عزیز و اقارب کو بھی شیئر کیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے سیف چانڈیو کو اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.